स्वागत, बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को लेकर आया हूं, विजय जी को लेकर के आया हूं, आज रोहन दुआ जी भी आए हैं और समीर चौंकर साहब भी आए हैं। बहुत स्वागत आपका। अब एक फिल्म का गाना आपको याद, आमिर खान की फिल्म थी, उसमें क्या था, दिल है कि मानता नहीं, रोहन को याद होगा, दिल है कि मानता नहीं। पूजा भट्ट के साथ कौन कौन था? पूजा भट्ट और आमिर खान। पूजा भट्ट और आमिर खान। तो गाना तो था दिल है कि मानता नहीं। आजकल दूसरा गाना चल रहा है, पुल है कि मानता नहीं। पुल मान ही नहीं रहे। बिहार में पुल मानने को तैयार नहीं है भाई। एक पुल, दो पुल, तीन पुल, शायद 18 पुल गिर चुके हैं, 18 के करीब। और अब नेता लोग जो है थोड़ा सा सामने आए बचाने के लिए, बताने के लिए कि पुल गिर क्यों रहा है भाई, ये पुल को क्या दर्द है, क्या दुख है इसको। तो अब बयान आप सुनेंगे ना तो आप भी फिर कहेंगे हाँ भाई, नेता तो ऐसा ही होना चाहिए। भाई नेता तो वो है ना जो हर चीज पर कोई लॉजिक ढूंढ लेता है। तो लॉजिक क्या है, अब मैं आपको पहला लॉजिक बताता हूं। अशोक चौधरी साहब, ये मंत्री है ना, ये जेडीयू से, नीतीश जी के अति विश्वस्त हैं ये जब इनसे कहा कि साहब ये इतने पुल गिर रहे हैं, एक दिन में 5-5 पुल गिर रहे हैं, क्या हो गया है बिहार के पुलों को, तो इन्होंने कहा आप जानते नहीं हैं, 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास रहा है, 1.5 साल उनके पास रहा है। और उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब से मुख्यमंत्री हैं? 20 साल से, लगभग 19 साल से मुख्यमंत्री हैं वो। लेकिन उनको ये कहना है कि 1.5 साल आरजेडी के पास विभाग रहा था, उनसे पूछा जाना चाहिए पुल क्यों गिर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी आए, उन्होंने करेक्ट किया कि अशोक जी मेरे 1.5 साल भूलें, अपने 18 साल याद कराएं। ठीक है। मांझी साहब आए, जीतन राम मांझी साहब, अब वो दिल्ली में मंत्री हो गए हैं लेकिन बिहार के नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने कहा अरे बरसात इतनी हो रही है, आप लोग खामखा हंगामा खड़ा कर रहे हैं, आज दिल्ली में भी बरसात है। इतनी बारिश हो रही है, बारिश में कहाँ, पुल के ऊपर तो थोड़ी तिरपाल लगा हुआ है, पुल के ऊपर पानी गिरता है तो कमजोर हो जाता है, गिर जाता है, बना लेंगे, दोबारा बन जाएगा। चिराग पासवान ने ईमानदारी वाला बयान दिया। चिराग पासवान ने कहा भ्रष्टाचार हुआ है और हम इसकी जांच कराएंगे। चलिए, कोई नेता तो बोला कि इस पुल का दर्द जो है वो असल में करप्शन है, वो इसको कैंसर दे गया है जिसकी वजह से ये बिना कीमोथेरेपी के गिर गया। कल कह रहे थे ना कीमोथेरेपी होनी चाहिए, तो इसको तो लग गया कैंसर। अब मैं आपको चारों बयान पहले आपको सुनाता हूं, अशोक चौधरी वर्सेस तेजस्वी यादव, सुनिए। अब ऐसा है कि ये 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है जब से, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ। तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है, पार्टी का, कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है? आप ही बताइए। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे। 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा, और ये सारे पुलें वही है जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। आप मेरे साथ चलेंगे ब्रेक, प्रोग्राम के बाद चांदनी चौक चलेंगे मेरे साथ, और ट्रॉफी मिलती है, एक ट्रॉफी बड़ी सी लेके अशोक चौधरी जी को देनी है। नहीं वो तो देखिए, वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, 18 महीने के बाद सरकार रही है। मुझे लगता है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी ऐसी अद्भुत परिभाषा। अच्छा, एक बात जान लीजिए, ये सरकार चला रहे हैं नीतीश जी के अति विश्वस्त व्यक्ति। कहा जाता है कि संजय झा जी जो कार्यकारी अध्यक्ष बन गए और अशोक चौधरी, यही दोनों सबसे ताकतवर हैं। तो अगर ये बोल रहे हैं तो आप चाहें तो ये ट्रॉफी नीतीश जी को सीधे दे सकते हैं। अच्छा, आप मतलब देखिए, जो उस समय चर्चा कर रहे थे हम क्रिकेट के ट्रॉफी के वक्त, तब भी मैंने कहा था कि आप राजनेताओं को कम खिलाड़ी समझते हैं क्या? खिलाड़ी बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? ऐसा स्पिनर तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। ऐसा स्पिनर कहां से देखेंगे आप भाई? 19 साल आपकी सरकार है और उसमें भी बताया जा रहा है इस 18 साल तक जेडीयू के पास विभाग रहा है, मुख्यमंत्री के पास भी रहा होगा, और मंत्री जी कह रहे हैं कि आरजेडी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। तेजस्वी यादव 18 महीने के लिए मंत्री थे। गजब है। एक तो ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी को किसी ने बताया नहीं हो कि ये विभाग उनके पास है। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। क्या हो सकता है उनको ये ना पता हो कि पुल भी होते हैं, पुलों का भी काम नहीं, पुल तो करना ऐसा नहीं है, पुल वो जानते हैं। पुल बनाने में वो एक्सपर्ट है।
नहीं तो ये देखिए कहाँ पहुंचा पत्रकार। नहीं तो पुल तोड़ने में कम एक्सपर्ट है। पुल बनाते हैं फिर जल्दी से तोड़ भी देते हैं, तो इसीलिए बहुत लॉन्ग टर्म वैसे ही पुल है ये। लॉन्ग टर्म ब्रिज उनके एजेंडे में है ही। नीतीश जी मतलब थोड़े समय के लिए पुल बनाना, चलना, तोड़ देना। लेकिन कहाँ से आती है ये? उन्होंने आप तो इतने नेताओं से मिलते हैं, ऐसी बेशर्मी कहाँ से आती है? नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार सिर्फ अपने पर्सनल पुल बनाते जा रहे हैं पिछले 16-18 सालों से, और जो हरकत ये हुई है आज, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सौरभ, आरजेडी की मॉरल आरजेडी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोचिए, सरकार को गिरे हुए 6 महीने हो चुके हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको उसी समय ले लीजिए थी जब ये ब्रिज के हादसे की कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट आ रही थी। और ऐसा नहीं कि ये पहला हादसा हुआ है, पिछले 3 सालों में मैंने कम से कम 11 ब्रिजेस, ये तो 12 ब्रिजेस अभी हुए हैं, 11 ब्रिजेस पिछले 2 साल में भी जा चुके हैं। आप NHRB की रिपोर्ट खोल के चेक करिए, 11 ब्रिजेस वहाँ पे गिरे हैं रोड एंड शिपिंग मिनिस्ट्री की, सिर्फ बिहार में, दरभंगा में, पटना में और बाकी जगहों में। तो मैं सिर्फ इस बात से हैरान हूं कि नीतीश कुमार कभी भी प्रेस के सामने आके किसी चीज़ का ओनस लेना ही नहीं चाहते हैं, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते हैं। भाई, आपके यहाँ पे शराब से, कच्ची शराब से मौत होती है, तब आप सामने नहीं आते हैं, तब आप सिर्फ नहीं, तब वो कहते हैं शराब पीने वाला तो मरेगा ही। हाँ, शराब पीने वाला तो मरेगा ही, पिएंगे तो मरेंगे नहीं। हाँ, और वो भी विधानसभा में ये बयान देते हैं। शराब पिए विधानसभा में तो वो और कुछ भी बोलते हैं, वो हम यहाँ बोल नहीं सकते। नहीं, जैसे उन्होंने कहा था उस वक्त भी, एक बार कोई चल रही थी मीटिंग, तब उन्होंने कहा था होम मिनिस्टर को बुलाइए ना, कहाँ है होम मिनिस्टर, जबकि होम डिपार्टमेंट उनके पास है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में उनको नहीं बताया होगा कि पूरे विभाग उनके पास है। किस्सा आया था सर, बिहार के अपर मुख्य सचिव है चैतन्य प्रसाद, मंत्री जी ने बैठक बुलाई ब्रिज गिरने की और उनसे पूछा कि 40-50 साल पुराने जितने ब्रिज हैं सबको ऑडिट किया जाए। तो चैतन्य प्रसाद जी ने कहा कि सर ये तो 8 साल, 10 साल, 12 साल पुराने ब्रिज गिरे, 50 साल पुराने नहीं गिरे। तो उन्होंने कहा ऐसा काम करो, जो 8 साल पुराने जितने ब्रिज है सबको जर्जर घोषित कर दिया जाए। तो कल की बैठक की बात बता रहा हूं आपको मैं। मंत्री जी चैतन्य प्रसाद से कहते हैं, अपर मुख्य सचिव से, कि 8 से 10 साल जितने पुराने बिहार में ब्रिज बने उन्हें सबको जर्जर घोषित कर दिया जाए, जिससे जनता समझ जाए कि इस पे जाना रिस्की है, सरकार की जिम्मेदारी कम हो, और उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या करना है। मतलब जो सरकार 8 साल के बीच को जर्जर घोषित करने की मानसिकता रखती हो, आप उम्मीद लगा सकते हो कि वो सरकार कैसे चल रही होगी। आप लाइन छूट गई थी। नीचे जनता ने भी कहा है कि हम भी 25 के चुनाव में इनको जर्जर घोषित करेंगे। हाँ, सही बात। ये आया है, ये प्रतिक्रिया के तौर छपा। अब सुनिए, अब आप सुनिए जरा, ये पूर्व मुख्यमंत्री को सुनिए, मांझी जी को सुनिए क्या कह रहे हैं पुल गिरने पर, और चिराग पासवान युवा नेता, आप केंद्रीय मंत्री, वो क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। समाचार मिली है, हम लोग भी ये जानते हैं बरसात का समय है, काफ़ी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं, देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है और इस बात का मैं विश्वास रखता हूं कि राज्य सरकार भी इसको उतनी ही गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं प्रशासन के भी संपर्क में हूं, राज्य सरकार के भी, और इस बात को आने वाले दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे। तो साफ साफ बात की चिराग पासवान ने, कम से कम मांझी जी को लग रहा है बरसात की वजह से गिर रहे हैं। नहीं, चिराग पासवान ने साफ साफ बात की, लेकिन उसका भी रेफरेंस है ना, क्योंकि वो इस सरकार में नहीं रहे हैं बहुत साल, और इस सरकार के लिए, इस सरकार को जर्जर करने में नीतीश जी के साथ एजेंडा भी है। हाँ, इस सरकार को जर्जर करने में, नीतीश जी को जर्जर करने में भी उनकी भूमिका रही है। तो आज वो बहुत साफ साफ तरीके से भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं। और जीतन राम मांझी यदि उन चुनावों के बाद, मतलब चुनावों के दौरान इस सरकार के साथ नहीं होते, तो वो इस पर पूरा विस्तार से आपको चर्चा करके बता सकते। मंत्री भी नहीं बनते हैं इस बार, मंत्री भी नहीं बनाते, तभी वो विस्तार से बता देते कि बिहार में ब्रिज क्यों गिर रहे हैं। मांझी तो अब सरकार में मंत्री है, तो मुझे लग रहा है कि अब तुमको सरकार का पक्ष लेना ही, और वही मांझी है कुछ दिन पहले सौरभ साहब, पॉलिटिकल लीडर्स को हमेशा रेफरेंस के साथ समझना चाहिए। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो कहानी तो, पिछली कहानी तो बतानी होती है हमको, हाँ, पीछे की। लेकिन आपको ऐसा कोई उदाहरण याद आ रहा है देश में, कभी ऐसा कुछ हुआ हो एक साथ ऐसी घटनाएं? मुझे कोई ऐसा घटना याद नहीं आ रही, और इतनी मतलब बेशर्मी, फिर मुझे पता नहीं, आप संसदीय कहेंगे, मुझे कहीं भिजवा देंगे, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा। कम से कम कोई भी मंत्री जो, हम लोग भी कह देंगे कि एक्सपंज कर दिए।
बोल कम दीजिए से कम सब, कोई फिर मंत्री कहेंगे expunge कर ये दिया। कहे ना कि भाई हम इसकी जांच कराएं, मतलब उससे भी कुछ होता नहीं है। लेकिन आप ये कहें जिस तरह से कहा कि 18 महीने, वो तो अच्छा हुआ कि सौरभ को नहीं बोला कि ये सौरभ देखने गए थे वहां पर। ये बहुत जोर जोर से चले थे। बहुत जोर जोर से चल रहे थे। तो राजनेताओं की बेशर्मी पर, राजनेताओं सब के देखा है व्यवहार सरोज पर, जी, मतलब राजनीतिक रिपोर्टिंग में, डिबेट में सब कुछ देखा है, लेकिन जो आप कह रहे थे ना ऐसे गूगली नहीं देखी कि 1.5 साल की सरकार रही है उनकी। नहीं उनको तो हम चलेंगे, ट्रॉफी ट्रॉफी उनके ट्रॉफी लिए लेंगे, जरूरी है। ये तो आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, चलिए उम्मीद ट्रॉफी करते हैं जर्जर मत कि लाइएगा। नीतीश जी भी जागेंगे, नीतीश जी भी कुछ बोलेंगे इस पर और पुलों को समझाएंगे, ढांढस बनाएंगे और ये पुल ऐसे आत्महत्या नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय खबर, आज स्पेशल एडिशन हमारे प्रोग्राम का। ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर चुनाव हार गए हैं और ऐसा वैसा नहीं हारे हैं, बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। जैसे हमारे यहाँ सुपड़ा साफ कहते हैं ना, ऐसे वहाँ सुपड़ा साफ हो गया। इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी भारी मार्जिन से ये चुनाव जीत गई है। अब थोड़ा सा हम लोग अपना क्या कहते हैं, मतलब अपना भी उपहास उड़ा लेना चाहिए कभी कभी, अच्छा होता है। हमारे यहाँ भी एग्जिट पोल हुए थे, लेकिन एग्जिट पोल ने करने वाले जो एग्जिट हो गए, ऐसे नतीजे लेकिन यहाँ एग्जिट पोल में बताया गया था, वही मैं बोलने जा रहा था। हमारे एग्जिट पोल फेल हो गए, इनका एग्जिट पोल इतना एक्यूरेट था कि वोटिंग से पहले एग्जिट पोल के नतीजे सुनकर ऋषि सुनक ने यह कहा कि हम एक अच्छा विपक्ष बनेंगे। बिल्कुल सोचिए, ये भरोसा था उनको। एग्जिट पोल नहीं बता दिया। लेबर पार्टी को लेकर कहा ही गया था कि 400 से ज्यादा सीटें उनको मिलने वाली है। 411, 650 में से जो है उनको 644 में से 326 सीटों का जो बहुमत है। लेकिन ये कहा गया था एग्जिट पोल में कि 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन उस एग्जिट पोल पर भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया भाई, क्योंकि उनको भरोसा था। और हो सकता है कि वो उस तरह से नहीं करते ना, अशोक चौधरी साहब से नहीं मिले होंगे कि इतना भरोसा रहा है। यही कहने जा रहा था कि आप एग्जिट पोल या सर्वे की तारीफ मत कीजिए, तारीफ कीजिए ऋषि सुनक की, हाँ। या वहां के उस ट्रेडिशन की। यहाँ तो नेता चुनाव हारता रहता है। अच्छा, और नहीं, आप सोचिए, सरकार बन गई ना तीसरी बार नरेंद्र मोदी की। राहुल गांधी आज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? और काउंटिंग के वक्त आप देख रहे हैं कि खास शाम बात तक है, चलता ही रहता है कि अभी आप अभी आप थोड़ी देर रुक थोड़ी जाइए, देर और अभी रुक जाइए। थोड़ी हाँ, देर वेट रुक कीजिए। जाइए। लेकिन देखिए, एक घंटा हमारे लिए है ना थोड़ा अभी सा बड़े शुरुआती रुझान है। हमारे लिए थोड़ी सी निजी तकलीफ भी है कि अभी तक हम उनको दामाद प्रधानमंत्री नहीं, मैं के उस तौर पर पर आ रहा हूँ, सर जा रहा हूँ। एक खास बात और है ब्रिटेन के चुनाव की, वहाँ बैलेट से चुनाव होते हैं, वहाँ ईवीएम से नहीं होते, तो वहाँ बैलेट से चुनाव ये होते आप हैं। रेफरेंस में कह रहे हैं किसी में? नहीं, जनरल में बता रहा हूँ। और दूसरी नहीं, बड़ी उसकी- बात एक बता रहा हूँ सर मैं, वो उसकी वजह ये है कि पिछड़े वहाँ देश हैं। हमारे यहाँ जितनी ईवीएम लगती है उतनी आबादी है उनकी। बिल्कुल 6 करोड़ की आबादी से ज्यादा 6 वहाँ करोड़ वोट से आबादी नहीं। है, 6 दूसरी करोड़। बड़ी बात मजाक की सर, बात मुझे है। लगता है ये ऋषि सुनक की हार नहीं है। बोरिस जॉनसन जिस हालात में छोड़कर गए थे, 1.5 साल पहले वो प्रधानमंत्री पद की उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। बोरिस जॉनसन जैसा छोड़ के चले गए थे जिस हालात में, वित्त मंत्री रहते हुए बहुत अच्छा काम करा कोविड काल में ऋषि सुनक ने, बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। उसके बाद लीज ट्रम्प रही, 45 दिन के लिए प्रधानमंत्री रही, वो असफल रही। उसके बाद जिम्मेदारी इनके ऊपर आई। तो मुझे लगता है कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी हारती है तो वो सिर्फ ऋषि सुनक की हार नहीं, उन्होंने तो कोशिश की थी। इनको बहुत कि समय भी नहीं मिला ना। बहुत समय नहीं मिला, लेकिन 1.5 इसमें साल एक और रहे। महत्वपूर्ण बात है, आप ऋषि सुनक की तारीफ करें, ये सरकार जो पिछली उनके भी जो पहले रहे बोरिस जॉनसन पे, सरकार पे भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे, काम नहीं करने के यहाँ आरोप भी लगे। करप्शन होता है। करप्शन के बहुत बड़े आरोप उस पे लगे हैं। ब्रेक्जिट को लेकर भी एक बड़ा फैसला हुआ अकेले था। नहीं है, मतलब दुनिया हाँ, में। बड़े। पैसा और तो हर जगह दूसरी बोलता है। बात है कि इस ऋषि सुनक साहब की हार में इंडियन वोटर का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो बहुत खिलाफ हम ही ने दामाद को हरवा दिया। जबकि आपको याद हो ऋषि सुनक साहब भी है ना, मंदिर भी जाकर आए थे अभी 4 दिन पहले। नारायण मूर्ति साहब के दामाद हैं ये, जस्ट फॉर रेफरेंस, पता होगा वैसे भी। हाँ, सब लोग जानते हैं। हमने ऐसा वैसे क्यों आप किया? ये एक अच्छी बात है कि सुधा मूर्ति जी हमारे यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा अब वो राज्यसभा चली गई। नहीं, लेकिन क्यों हमने क्यों हराया इनको? नहीं, बहुत नाराजगी थी, तो उसका बड़ा रोल है इंडियन वोटर्स का भी वहां पर। और आपको याद हो कि चुनाव से 2 दिन पहले ही ऋषि सुनक ने वो फोटो रिलीज की थी जब वो मंदिर गए थे, मंदिर की फोटो आई थी। और ये पूरे तो चुनाव बड़ा प्रचार के दौरान ओवरटली अपना रिलीजियस बिलीफ दिखाने वाले Religious नेता है। belief मंदिर में दिखाना। जाना किनको मानते हैं मैं वो भूल रहा हूँ। हिंदुस्तान में भी नहीं दिखाते हैं आप। हाँ, नहीं, हमारे जो दिखाते हैं उसको वो बवाल जो हो जाता है। दिखाते हैं, हाँ वही कह रहा हूँ ना, तो वो, लेकिन उस तरह का बवाल वहां नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार को लेकर पिछले मुरारी 6 बापू महीने, के उसमें भी गए थे ये, हाँ, मुझे याद आ रहा पिछले 6 महीने से लेकिन 6 महीने पहले चुनाव करवाने का निर्णय लिया क्यों ऋषि सुनक ने? भाई चुनाव तो लेट थे, 6 महीने पहले निर्णय लिया कि मैं चुनाव करवाने जा अरे रहा हमको हूं। थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ के बताना चाहिए ना, अटल जी को मानते रहे होंगे। नहीं, लेकिन कुछ सौरभ, मैं यार आपको सोच रहे होंगे कि भाई क्यों हम इतनी बात कर रहे हैं ऋषि सुनक की। तो एक तो बता दिया दामाद हैं, देश के दामाद हैं हमारे। दूसरा हिंदू प्राइम मिनिस्टर दुनिया में दूसरा, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, 42 इयर्स में प्राइम मिनिस्टर हाँ, बन गए, और यंगेस्ट। एक रिलीजियस हिंदू प्राइम मिनिस्टर थे। और हमारे लिए एक ये ठीक है कि भाई अच्छा ठीक है, वो ब्रिटिश हैं,
उनका पहला कर्तव्य ब्रिटेन के प्रति है, लेकिन एक कनेक्शन तो है ही हमारा उनके साथ। और दूसरा और हमें पहलू तो ये यूं भी है, अच्छा लगता है कि जो हम पर राज करते रहे उस पे हमारा कोई आदमी राज करता है। ये भी तो एक प्राइड की लेकिन बात सौरभ, होती है। आप बड़े सारे पहलू बता रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं इस समय कि इंडिया के लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं है। 2005 के बाद में वापसी हो रही है लेबर पार्टी की। इनकी जो लीडर है के स्टार्मर, वो पहले जेरेमी कॉर्बिन नाम के एक व्यक्ति हैं, लेफ्टिस्ट जो बिल्कुल बड़े लेफ्टिस्ट हैं। उन्होंने कश्मीर के लिए बड़े मैं कहूंगा दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां उनके कही। साथी हैं ये। उन्होंने तो ये कहा, यहाँ तक कहा है कि कश्मीर में इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को जाके वहां पे जाके डिस्प्यूट रिजॉल्व जेरेमी करनी कॉर्बिन चाहिए। इसके साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और जब ऐसी टिप्पणियां आती हों, एक लेबर पार्टी का एक स्टांस है, इंडिया को बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आप ये हास्यास्पद विषय नहीं है कि एक लेबर पार्टी ने 2005 के बाद कमबैक करी है 20 साल बाद। इसमें इंडिया के लिए भी है सर कि कीर स्टारमर जो अभी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे जितने भी कम्युनिस्ट लोग हैं जिन्होंने जो प्रस्ताव लेकर आए थे, सबको पार्टी से बाहर कर दिया। और स्टारमर ने अभी चुनाव जीतने से पहले कहा कि भारत के साथ वो बेहतर संबंध रखने की कोशिश में रहेंगे। मतलब एग्रीमेंट का बोला उन्होंने। एफटीए की बात हो रही थी। मैं दूसरी तरह से देखता हूं। मुझे लगता है कि 2005 में आज में बड़ा फर्क आ गया। 2007 पहली बार था जब हमारी कंपनियां वहां एक्विजिशन मोड में आई थी। हम आज उनके यहाँ जितनी बड़ी कंपनियां, हमारा आर्सेलर, हमारा वेदांता, हमारा टाटा, ये सब वहां आप कंपनी चलाते हैं। ये उन्होंने उन कंपनियों को ले लिया है जो आज टाटा की रेंज रोवर वाली कंपनी है भाई टाटा के पास। नहीं, जो आप टाटा की सारी गाड़ी देखते हैं वो उसी प्लेटफॉर्म पर बनती है। इसीलिए वो सारा चेंज आया है। अब जिस जगह हम खड़े हैं वहां किसी पार्टी के लिए इतनी हैसियत नहीं कि वो भारत को इग्नोर करे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक पावर के तौर पर उनके यहां जो मंदी है उसको दुरुस्त करने के तौर पर, और ऋषि सुनक की वजह से नहीं। ऋषि सुनक से तो चूंकि नारायण मूर्ति जी के दामाद हैं तो एक दूसरा रिश्ता दिखने लगा, लेकिन उसके अलावा भी जो प्राइम मिनिस्टर है उसको भारत के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, चाहे आप ट्रेड डील्स की बात करें या इंपॉर्टेंट इश्यू पर भारत को अपने पक्ष में खड़ा करें। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल ये है कि अगर आप जो कह रहे हैं कि 2005 और 2024 में बड़ा अंतर आ गया, तो आज भी बीबीसी तो वही स्टांस लेके बैठी है। 2002 के गुजरात राइट से लेके घुसने के लिए वो तो फिर सही मायने में ऑटोनॉमस है वहां। नहीं, वहां ऑटोनॉमस है कि यहाँ आपको देखना है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। उसका भी एक पहलू है। यहाँ वाला भी है क्या? अब बीबीसी नहीं, तो अब तो वो तो फिर से इन्वेस्टिगेशन आती है, कंपनी तक बदलनी पड़ी। यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्री रिलीज करती है, मतलब बीबीसी ही है, अब वो बीबीसी नहीं, नए पैक में है, नए पैकेज में आ गई। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू जो मैं आपको बता रहा था इस चुनाव के नतीजे का कि कोविड के बाद से, कोविड आया हमें है 2020 में, तो कोविड के बाद से बहुत नाराजगी लोगों की है उन सरकारों के प्रति जो उस वक्त कोविड के समय थी। और इसमें अगर आप इंडियन रेफरेंस लेना चाहें तो इस मायने में ये नरेंद्र मोदी के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने भले घट गया उनका समर्थन, लेकिन वो सत्ता में तीसरी बार लौटे हैं। फ्रांस में यही हो रहा है कोविड वाले, लेकिन कोविड की नाराजगी की वजह से ये हार जीएसटी लागू, मतलब जो भी कम हुआ उसमें वो भी जिसने भी दुनिया में जीएसटी लागू किया वो भी निपट गया। सब अच्छा, ये अकेले मोदी हैं। और जो दुनिया में डिमोनेटाइजेशन लेके आया वो भी निपट गया। डिमोनेटाइजेशन कहीं और हुआ है? हाँ, और दुनिया के अलग अलग देशों में हुआ है, और वो भी मोदी ही है जो बचा ले गए। तो इसका मतलब ये कि जब हम चर्चा करते हैं ना, तो अगर उस संदर्भ में देखें तो कई ऑड्स को ओवरकम करके नरेंद्र मोदी यहाँ आए। ये जो जीत है इतनी मतलब आसान जीत नहीं है, लेकिन इस जीत को अगर आप देखें, और फिर हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर आप मानेंगे, लेकिन भैया जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन प्लेज किया था। उन्होंने ग्लोबल म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें जाकर कहा कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी, नाम लेकर इंडिया का नाम लिया, इंडिया का नाम लेके कहा कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन मोदी जी जांच कराए ना, वो पैसा मिला किसको, क्या कराया लोग उस जॉर्ज सोरोस ने उस पैसे से? मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज होती है ना, ऐसी इस लेवल की जब कॉन्स्पिरेसी होती है तो वो पैसा पकड़ में आ पाना या किसी को खोज पाना बहुत कठिन होता है। हरकतों से पकड़िए ना। ऐसे एक और व्यक्ति, वो हमारे यहाँ एक न्यूज पोर्टल जो है उनके पत्रकारों पर एक्शन हुआ था, उनका चाइनीज हाँ, वो छूट गया, उनका चाइनीज कनेक्शन निकला था। उसमें भी एक बहुत बड़ा बिलियनर आदमी बताया जा रहा था, कोई उसने भी पैसा वैसा लगाया। तो अगर ऐसा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। आप मानते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, हर जगह होती हैं, हर कंट्री में होती हैं। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से अभी आपने देखा कि यूएस में बाइडेन और ट्रंप जिस तरीके से लड़ रहे हैं, थोड़े दिन पहले ही विकीलीक्स के फाउंडर को छोड़ा जाता है। किस लिए छोड़ा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि जब प्रोब स्टार्ट हुई हैं तो एक पर्टिकुलर लीडर को वहां पे प्रमोट किया जा रहा था, एक पर्टिकुलर यूरोप से एक पर्टिकुलर बैकिंग जा रही थी, इलेक्शंस की इंटरफेरेंस हो रही थी, और जहां तक इलेक्शन की इंटरफेरेंस होती है वो कॉन्स्पिरेसी से ही होती है, सौरभ बर्थ।
कंस्पिरेसी ही इलेक्शंस को फ्यूल करते हैं और मैनिपुलेशंस होती हैं। तो हर जगह कंस्पिरेसीज होती है। मुझे नहीं लगता कि कंस्पिरेसीज के बिना कोई भी चुनाव जीते जाते हैं। कंस्पिरेसीज नहीं। अच्छा, मोदी जी ने ऋषि सुनक के लिए मैसेज लिखा है भाई, एक्सपर्ट। उन्होंने लिखा है, थैंक यू ऋषि सुनक फॉर योर एडमिरेबल लीडरशिप ऑफ द यूके एंड योर एक्टिव कंट्रीब्यूशन टू डीपेन द टाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूके ड्यूरिंग योर टर्म इन ऑफिस। बेस्ट विशेस टू यू एंड योर फैमिली फॉर द फ्यूचर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब ऋषि सुनक से मिले थे तो उन्होंने उससे कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप 10 साल 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर रहे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्रधानमंत्री का ऑफिशियल निवास है लंदन का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बहुत धीरे से कहा था कि जरा 10 नंबर चेक करा लेना, आप नंबर बदल सकते हो, क्योंकि उनके साथ 10 जनपद की तरफ था कि 10 जनपद पे हमेशा सत्ता रहती नहीं है। तो ऋषि सुनक पहले समझ नहीं पाए इस बात को कि वो जो क्यों कहना चाह रहे हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि आपके ये किस्से जो हैं ये कहाँ से तो ऋषि सुनक ने पूछा प्रधानमंत्री मोदी से सॉरी, तो फिर प्रधानमंत्री ने बताया उनको हिंदी में कि मैं 10 जनपद से बता रहा हूँ कि बहुत लंबे सत्ता रहती नहीं 10 नंबर के पास, तो देख लेना 10 नंबर आपके लिए कैसा करवा देना चाहिए। हाँ, 10A वो अगर प्रधानमंत्री मोदी की सुन लेते तो शायद मुझे लगता है वो आज सत्ता में बने। लेकिन रही है भाई, 10 साल सत्ता ही रही है, और क्या है। बिल्कुल 10 जनपद की सत्ता थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ये साहब अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी हमने आज की। अमेरिका के इलेक्शन में क्या हो रहा है ये भी तो बता दीजिए। नहीं, वो तो बाइडेन साहब मैदान छोड़ के भाग रहे आते हैं, मैदान छोड़ देंगे मुझे लगा। अब आप देखिए, अब आप बाइडेन साहब को नीतीश मान कुमार गए हैं। ने- मिलाया। फिर मुझे एक फिल्म याद आ रही है, उसमें वो कैलकुलेटर है। फिल्म में कैरेक्टर के पीछे साउंड आती थी, भूला। तो वो उनके साथ हो रहा है ये। नहीं, मुझे तो ये गजनी चिंता थी कि शॉर्ट टर्म हर्ष जी मेमोरी जो लॉस, है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बाइडेन और नीतीश कुमार को फिर ना जोड़ दें। नहीं, मामला तो कुछ उसी नहीं, कौन आ रहा है वहाँ, कौन राष्ट्रपति? नहीं, अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प अभी तो ट्रम्प साहब आगे चल रहे हैं, बहुत मजबूत है। सर्वे हैं उसमें सब में इतने स्ट्रांग है कि कहा जा रहा है कि बाइडेन को हटाकर कमला हैरिस को ले आइए। बीच में तो ये लोग स्थिति आ चुकी है। मिशेल ओबामा से उम्मीद लगाने लगे थे, तो वहां जितने, और बाइडेन कह रहे हैं कि भैया पूरी तरह फिट हूं मैं। ये अलग बात है, कैलकुलेटर से फोन मिला रहे हैं। कैलकुलेटर ऐसे मीम्स मतलब मीम्स में वो था कि वो कैलकुलेटर ले रखा है। हालांकि नहीं, उनकी एज काफी है, किसी की हेल्थ पर नहीं कमेंट होने चाहिए, लेकिन मजाक हर चीज का उड़ जाता है दुनिया में। लेकिन ये तो है कि उनके साथ जो हो रहा है, या वो अगर इस अवस्था में नहीं है तो फिर वहां की सरकार को सोचना चाहिए किसी और को बैठाते। वो तो पार्टी उनकी सोच। डोनाल्ड ट्रम्प अगर आते हैं तो हमारे लिए कैसे? डोनाल्ड ट्रम्प साहब के मुझे साथ तो लगता है हमारा फिर- एक अच्छा फिर से रिलेशनशिप welcome होगा रहा ही नरेंद्र है मोदी स्टेडियम में। प्रधानमंत्री मोदी जी का और ट्रम्प सरकार का। हाउडी मोदी यदि हाउडी मोदी। हाँ, हाउडी मोदी वाले भी। और आपको बात याद हो पिछला कैंपेन भी, जब वो हालांकि हार गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री गए थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार, हम चाह रहे थे, मतलब मोदी जी चाह रहे थे कि ये बने। ओके। तो और उनके साथ एक बेहतर संबंध रहा है। और यदि थॉट पर भी देखेंगे, विचार के तौर पर भी, तो वो दोनों एक के बस दोनों जाते लोग जाते एक तरीके से चलते हैं। एक चीज और बता दूं, डोनाल्ड ट्रम्प का व्यवसायिक इंटरेस्ट जो है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं ट्रम्प टावर्स हैं बहुत बड़े, यहाँ बन रहा है, बॉम्बे पुणे में बन रहा है, बॉम्बे में भी बॉम्बे में भी है, बॉम्बे में भी है। बॉम्बे में पहले से ट्रम्प टावर। ट्रम्प बॉम्बे, टावर। पुणे, ग्रेटर नोएडा।